हेलो दोस्तों। आज मैं सर्वनाम सीरीज़ के भाग 3 को कवर करूँगा और इस भाग में मैं अगले 4 पार्ट्स को कवर करूँगा। अब तक मैं टोटल 8 पार्ट और एक इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर चुका हूँ। तो अब 9th पार्ट को कवर करते हैं, 9th 10th 11th और 12th को। तो 9th पार्ट का नाम है सर्व आगमन, 10th पार्ट का नाम है सर्व व्यू, 11th पार्ट का नाम है सर्व प्रलय और 12th पार्ट का नाम है सर्वरण। और जो ये 12th पार्ट है ये आरसी के मतलब ओरिजिनल आरसी के अंडर ये आखिरी पार्ट आया था। और ये सभी कॉमिक्स 120 रुपीज़ वाली प्रिंट हैं और सभी की सभी ओरिजिनल हैं। और मैं आपको एक बार इनका फुल कवर आर्ट भी दिखा देता हूँ। ये सर्व आगमन का फुल कवर आर्ट है, बहुत ही शानदार आर्टवर्क है। सर्व व्यू का फुल कवर आर्ट, अगेन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टवर्क। सर्व प्रलय का फुल कवर आर्ट और ओरिजिनल आरसी के अंडर जो लास्ट पार्ट आया था यानी 12th पार्ट सर्वरण का ये फुल कवर आर्ट। अब 9th पार्ट से शुरुआत करते हैं भी, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पास सीक्वेंस से कि जो अपने किंग सिटी के रक्षक होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि क्यों इनको किंग सिटी छोड़नी पड़ी, भी क्यों इन लोगों को तिरस्कार किया गया। रीज़न मतलब अगर आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। काफ़ी अच्छा स्टोरी लाइन दी गई है इसमें। तो ऑफ कोर्स कि आम जनता के द्वारा ये तिरस्कृत हो चुके होते हैं तो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम दोबारा कभी हीरोज़ नहीं बनेंगे कि हम इस लायक है ही नहीं। तो ये कहीं और चले जाते हैं। और दूसरी तरफ युगम क्षेत्र में जैसे आपको पता है कि कोबी और भेड़िया अलग हो चुके थे। अभी तक अश्वराज और उसका घोड़ा रूप अलग नहीं हुआ, लेकिन अब वही है कि कोबी और भेड़िया की लड़ाई चल रही है और इधर नायकों के बीच में डिस्कशन चल रहा है इनके डिवीज़न को लेके। इधर कोबी जैसे ही आता है तो जेन वुल्फानो मतलब वही है कि वो क्योंकि कोबी का हमेशा से ही भेड़िया को लेके नफरत है तो वो अपनी सारी खींच में जाता है भी तेरे वजह से ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ। तो काफ़ी भयंकर लड़ाई चल रही होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलता है। और ऑफ कोर्स कि कोबी पशु बुद्धि है तो अश्वराज से भी भिड़ जाता है। और युगम इनको चांद की सतह पे ले आता है कि ऑफ कोर्स कि मोबोस और फोबोस का प्रभाव है। और दूसरी तरफ गगन और विनाश दूत जो ग्रहणों के वश में है वो दूसरों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से जो उनका ये घोड़ा है यंत्रश्व वो उनको इन दोनों को उसकी कैसे आज़ाद करवाता है। ये भी एक बहुत अच्छा सीक्वेंस था। और जैसे ही ये लोग यहाँ से चले जाते हैं ना, मतलब इनके जाने के बाद सीन वापस से वही युगम क्षेत्र में शिफ्ट होता है मतलब कंपटीशन के दौरान। और इधर कोई रहस्यमय कैरेक्टर है जो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा निकले। अब क्या है कि कोबीर भेड़ा तो अलग हो चुकी है तो क्या है कि अब देश और अश्वराज का भी अश्व और मानव का रूप अलग हो चुका है। अब इसमें मज़ेदार बात क्या है कि कोबी और भेड़िया में क्या है कि जो कोबी है वो पशु बुद्धि है, भेड़िया एक समझदार व्यक्ति है। लेकिन अश्वराज के केस में उल्टा है कि जैसे ठीक है अश्व और मानव अलग हो गए, इसमें क्या है कि जो अश्व है अश्व रूप वो समझदार है और जो मानव रूप है वो मोटी बुद्धि का है।
वो आपको ये सीक्वेंस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अगेन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। और सभी की नज़रें इस फाइट के ऊपर गड़ी होती हैं। और इधर काल मूर्तियाँ युगम कुछ डिटेल दे रहे होते हैं इन करेक्टरों को लेके। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीक्वेंस दिए गए। और पास सीक्वेंस को भी फेंका जा रहा है इसमें। जो अश्वराज का जो मानव पशु रूप अलग हुआ है, तो उसका एक पास सीक्वेंस बताया गया है, जिसकी डिटेल में तो सर्वनायक में दी गई है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्स है कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि घटनाओं का विस्तृत जानकारी हेतु पढ़े सर्वनायक विस्तार श्रृंखला के पूर्व पार्ट्स मौत का मैराथन विषपुत्र का आगमन विक्षेत्र संरक्षणम। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा ग्लिम्स दिया गया, लेकिन इसकी असली कहानी सर्वनायक विस्तार में पता चलती है भी क्या है क्या नहीं। तो एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सीक्वेंस है यहाँ पे। और सीन शिफ्ट होता है धरती पे, जहाँ पे क्या है कि जो आपको पता होगा कि तुरीन, भेड़ाक्ष, शुतान, अतिक्रूर, ये सभी लोग धरती पे आए होते हैं। और किस चीज़ की वजह से, तो यहाँ पे उनको पता चल रहा है कि जो पुराने हीरोज़ हैं उनकी ये मूर्तियाँ हैं। अब इन मूर्तियों का क्या है ऐसे, ये तो आपको जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये मूर्तियाँ अटैक भी कर सकती हैं। अब इसका सीन का क्या मोटिव है, ये सब जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है कहानी। और दूसरी तरफ समुद्र मंथन चल रहा है अपना, और इसके ऊपर ये ब्रह्मांड रक्षा का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे नज़र रखी जा रही है इनके द्वारा। यहाँ पे पेलंका को बुलाया जाता है प्रोबोट के द्वारा। धनंजय होता है यहाँ पे, प्रकृति की पुत्री होती है। और समुद्र मंथन में ऑफ कोर्स की शुद्धियाँ निकलती हैं, तो इन विलन्स की हीरोज़ की आपस में बनती तो है नहीं, मतलब विलन्स की ख़ास तौर पे। तो बहुत कुछ मज़ेदार चीज़ें होती है इस दौरान। काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलता है। और नगीना ने यहाँ पे गर्ल गन का आह्वान किया है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ मतलब ब्लाइंड डेथ और पोल का आपस में भिड़ रहे होते हैं। पोल का ये एड्रेस करती भी है कि अब तो नागराज रहा नहीं, तो खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो पोल का को हम ये नागराज की जो सीरीज़ आई थी, चाहे आप उसको आतंकवादी नागराज बोल लो, चाहे कालचक्र सीरीज़ बोल लो, वो भी एक बढ़िया शानदार सीरीज़ थी। ये थोड़े से फ्लैशबैक सीन दिए गए हैं गर्भगृह को लेके। तो मतलब वही है कि ब्लाइंड डेथ और पोल की लड़ाई चल रही होती है, तो लास्ट में किंग कोबरा की भी एंट्री हो जाती है, और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 10th पार्ट सरव्यू में कहानी की शुरुआत होती है युगम क्षेत्र में। और अब थोड़ा सा मतलब ये प्रोलॉग दिया गया प्रीवियस पार्ट में क्या होता है। जैसे तिरंगा जब जब वो तिरंगा नहीं था, जब वो एक रॉ एजेंट था, तो उससे गलती से किसी मासूम का मर्डर हो गया था। तो ये मतलब वो एक तरह से प्री कैप देने की कोशिश की है, और कहानी वो प्रेजेंट में चल पड़ी है कि हाँ
अब दोनों के जो, चाहे अश्वराज हो चाहे भेड़िया हो, उनका एक अनछुआ पास हिस्ट्री को दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, एक नया चैप्टर अनलॉक होता है दोनों के लिए। माया को भी दोबारा दिखाया जाता है इसी सीरीज़ में। यहाँ पे रिवील होता है कि जो माया होती है वो होती है भेड़िया की मौसी, यानी कि उसकी माँ सूर्या की सगी बहन। ये एक बहुत बड़ा रिवील होता है यहाँ पे। जो ये दो करेक्टर्स जिनके जिनके जो नई हिस्ट्री अनफोल्ड हो रही है, वो देखना और पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप अगर खुद से पढ़ो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी सारे इमोशनल एंगल, इमोशनल सीन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो पुराने समय में जो अश्वरूप था, उसका फुल एक्शन सीक्वेंस दिखाया जा रहा है। और इधर इस चीज़ को लेके युद्ध क्षेत्र में टीमों में आपस में डिस्कशन चल रही होती है, भी ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। और फाइनली जब तिरंगा और त्रिसंदीप को किडनैप किया गया था, तो उसके बाद फाइनली इनका ये शोर दिखाया जाता है। यहाँ पे भी कुछ रहस्यमय बातें होती है इन करेक्टरों के बीच में। जहाँ तक तो मुझे पता है सिर्फ यही लास्ट सीन है जिसमें तिरंगा और त्रिसंदीप को आखिरी बार फीचर किया गया था। उसके बाद इनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन जो ये रहस्यमय, मतलब काफ़ी रहस्यमय चीज़ें यहाँ होती हैं, जिनका राज उजागर ऑफ कोर्स ये अपकमिंग पार्ट्स में होगा। तो सीन वापस स्विच करता है युग क्षेत्र में। कोबी और भेड़िया, वल्लभ और अलार अपने अपने पास्ट में, मतलब जो नया पास्ट अनफोल्ड हो रहा है उससे जूझ रहे होते हैं। ये सारा जो सीन है ये पास्ट सीक्वेंस का ही है। कहानी सही में इंटरेस्टिंग मोड लेती है यहाँ पे आके। और इधर कोबी और भेड़िया की जो पास सीन है वो भी बहुत मज़ेदार तरीके से चल रही है। भी माया का कनेक्शन कैसे है कोबी और भेड़िया से, सूर्या से, वुल्फा से, बहुत ही शानदार। आर्ट और कलरिंग इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं हर एक पार्ट में, हर एक सरोने के हर एक पार्ट में। कोबी और भेड़िया का जो हिस्ट्री है, मतलब चाहे भेड़िया की बोल लो, बहुत रिच है। मतलब नए नए चैप्टर्स अनफोल्ड होते हैं सही में। मतलब काफ़ी सारे अनछुए पहलू हैं जिसको एक्सप्लोर किया जाता है। इसमें वही कोबी और भेड़, मतलब जो भेड़िया का वंश है उसके ऊपर जो श्राप का सिलसिला है उसके बारे में बताया गया है। ऑफ कोर्स कि अमर प्रेम सीरीज़ में भी इसके बारे में पढ़ा हमने, बट इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। ऑफ कोर्स की जो अभी सीरीज़ आई है शुद्धिकरण सीरीज़, उसमें भी शायद इसको लेके कुछ है। वो सीरीज़ जहाँ तक मुझे पता है वो सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीक्वेंस है ये, पढ़ने में ही आपको मज़ा आएगा। और सीन शिफ्ट होता है किसी और जगह पे, धरती पे, जहाँ पे विलन्स लोग अटैक कर रहे होते हैं और उनको संभालने के लिए दूसरे रक्षक होते हैं।
जैसे नक्षत्र हो गया, बैटमैन, और मुझे वही जो मैंने देखे थे। कि ऑफ कोर्स कि इन सभी को वो कैसे छुड़ाने के लिए ही, विलन्स को कैसे कैसे छुड़ाने के लिए ये सब हो रहा था, और हीरोज़ का मकसद है कि इनको छुड़ाया ना दिया जाए। ये अल्केमिस्ट, जिसको आपने गुप्त कॉमिक में पढ़ा है, और उसके बाद डायरेक्ट इसी कॉमिक में दिखा है, बीच में कभी भी ये दिखा नहीं है। तो यहाँ पे भी एक्शन सीक्वेंस भर भर के हो रहे होते हैं। और लास्ट में इसके एंट्री किसकी होती है? विदूषक की। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म। अब 11th पार्ट सर पर गए। वही कहानी की शुरुआत जैसे पता होती है कि हाँ, वो किंग जो तिरस्कृत ब्राह्मण रक्षक है, इन लोगों ने किंग सिटी को छोड़ दिया था, और उन्होंने फैसला किया था कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे अब से। तो बस वो ये कि थोड़ा नई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनसे फेस कर रहे हैं लोग। काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। वेगा पूरी तरह से घायल हो चुका होता है, लेकिन फिर भी अपनी अधमरी हालत में पूरा वो 100% अपना झोंकता है। मतलब सभी हीरोज़ अपना 100% झोंकते हैं, और एक्शन की कोई कमी नहीं है, आर्ट वो बहुत बढ़िया है। और पुराने जो विलन्स है उनका भी आगमन हो रहा है, जैसे ये केकड़ा, और इससे पहले जो विलन देखे वो। कि ऑफ कोर्स कि ये जो सीन है, ऑफ कोर्स जो जैसे पहले इनको तिरस्कार किया गया था, तो वापस इन लोगों को अपने मतलब अपनी नज़र में भी उठना है, लोगों की नज़र में भी उठना है। तो मतलब तो ये ऑफ कोर्स के, क्योंकि इनको ऐसा था कि इनके लिए जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं वो लानत है। तो वो ये कि ये यहाँ पे अपने आप को रिडीम कर रहे हैं, रिडीम करने की कोशिश कर रहे हैं हम। हालांकि रक्षक तो है ही, इनका फ़र्ज़ है मानवता की रक्षा करना। तो ये अपना फुल ऑन अपना 100% देते हैं। अभेद बुरी तरह से घायल हो चुका होता है, और उसकी डेथ दिखाई जाती है। तो सारे लोग इमोशनल हो चुके होते हैं, और इन हीरोज़ मतलब क्या है कि जो इनको तिरस्कार किया गया था, मतलब इनको रिडेम्पशन तो मिल गया, बट एक बड़ी कॉस्ट चुका के। सीन शिफ्ट होता है कि वही ब्रह्मांड रक्षक का जो हेडक्वार्टर होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं जैसे प्रोबोट वगैरह भी, वो नज़र रख रहे होते हैं कि जैसे नक्षत्र वगैरह पे अटैक हो रहा होता है। तो वही जो सीक्वेंस हमने देखा है लास्ट पार्ट में, तो उसमें नज़र गड़ाई जा रही है। और इधर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कि कोई विलन है, उससे किसी लड़ाई हो रही होती है, और किसी को घबरा रहा होता है। तो पता चल रहा होता है कि अब सुपर इंडियन की भी एंट्री हो चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है कि वही कोबी, भेड़िया, वल्लभ, अलार, ये लोग पास के सीक्वेंस से भी भिड़ रहे होते हैं, और अपने आप से भी भिड़ रहे होते हैं। और यहाँ से अब सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंगल लेने वाला है कोबी और भेड़िया के बीच में। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कि भेड़िया कोबी को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर कोबी सुनता नहीं है, तो कोबी मतलब उससे दूर भागने की कोशिश करता है। मतलब वही जो कोबी की जो टिपिकल हरकतें होती हैं कि दूर यहाँ से, मुझे तेरे से वो बात नहीं करनी, फिलहाल ढमकाना। भेड़िया उसको
समझाने की कोशिश करता है पर सुनता नहीं। तो दूसरी तरफ अश्वराज के दोनों रूप आपस में दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में बहसबाजी चल रही होती है। लेकिन जो इसका जो मेन है सीन वो है कोबी और भेड़िया के बीच में। भेड़िया बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है तो इन द एंड भेड़िया समहाउ कोबी को अपनी बात समझाने के लिए मतलब वो ऐसी ऐसी बातें करता है भेड़िया कि कोबी ना चाहते हुए भी उसकी बात सुनने में विवश हो जाता है। तो लास्ट में क्या होता है कि दोनों के बीच में एक इमोशन एंगल इमोशन से निकलता है और दोनों पहली बार गले मिलते हैं। ये वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक मोमेंट था दोनों के बीच में। जहाँ पर यह एक दूसरे से सुलह कर रहे थे वहाँ पर दूसरी तरफ वल्लभ और अलार भी सुलह कर रहे थे। लेकिन इस स्पर्धा का विजेता कोबी और भेड़िया उर्फ भेड़िया हुआ। ऑफ कोर्स कि इसका रीज़न भी यही है कि हाँ वल्लभ और अल्लार जो है वो इसी पार्ट में ही अलग अलग हुए थे। तो ऑफ कोर्स कि इन दोनों का ज़्यादा इंटरेक्शन है नहीं। लेकिन कोबी और भेड़िया के इंटरेक्शन काफ़ी सालों से हम लोग देखते आए हैं। तो ऑफ कोर्स कि ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं समझते हैं। तो इस कोर्स भेड़िया को अपर हैंड मिला जो कि जस्टिफाई भी है। तो बहुत ही मज़ेदार ये सीक्वेंस था। तो ये स्पर्धा ख़त्म हो गई। अब इसके बाद की स्पर्धा ये है कि एक युगम किसी इन दोनों किसी ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है यहाँ जहाँ पे कुछ अजीब से क्रिएचर होते हैं जिनको चुनांचे बोला जाता है। कोई चुनांचो वगैरह है। अब कंपटीशन ऐसा है मतलब ये थोड़े से अजीब तरह के प्राणी होते हैं। इनको पकड़ना आसान होता नहीं है। बस कंपटीशन ये है कि जैसे यहाँ पर ये आर ग्लास लगा दिया तो कंडीशन यही है कि जब तक रेत यहाँ पे नीचे पूरी तरह आती नहीं है। अच्छा मतलब ये है कि जब रेत पूरी तरह नीचे आएगा और इतने समय में जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा चुनांचे पकड़े वो इसका विजेता होगा। तो मतलब कंपटीशन काफ़ी ये भी मज़ेदार रहती है। और अलग अलग तिकड़म में बिठाते हैं ये लोग कि ऑफ कोर्स इनको पकड़ना आसान बात तो है नहीं। और इधर भेड़िया आओ इधर आओ प्यारे चुनांचो इस मोमेंट पे इसने एक बार के लिए कोबी वाली हरकत कर दी थी। तो बहुत ही मज़ेदार ये सीन देखने को मिलता है। और इधर ये लोग डिस्कस ऑफ कोर्स कि इसी सीन के दौरान जो भेड़िया होता है वो ताड़ी पीने लग जाता है। तो ऑफ कोर्स कि इनकी टीम वाले बंदे सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं। बट वो इधर कि ये भेड़िया की प्लानिंग होती है चुनांचों को पकड़ने की। तो ऑफ कोर्स कि मैंने बताया ना कि इस सीन के दौरान भेड़िया कोबी जैसी हरकतें कर रहा है। अब क्या है कि चुनांचों को लुभाने के लिए भेड़िया को कोबी जैसी हरकत करनी पड़ेंगी। तो बस वही है कि भेड़िया की कोशिश ये है कि वो कोबी जैसी हरकतें करे ताकि चुनांचे जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो सके। तो बहुत ही बढ़िया सीन चला। तो भेड़िया इस स्पर्धा को जीत गया। अब नेक्स्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो पुराने हीरोज़ होते हैं वो गोजो को मैदान में उतारते हैं और इधर प्रेजेंट की हीरो स्टील को उतारना चाहते हैं। बट वही है कि ध्रुव खुद उतरना चाहता है। तो ठीक है कि आपसी सहमति से ध्रुव को उतारा जाता है। तो कंपटीशन स्टार्ट हो चुकी है गोजो और ध्रुव के बीच में। तो वही है कि फर्स्ट कंपटीशन यही है कि किस चीज़ को तलाश करना है। अब क्या तलाश करना है वो सब जानने के लिए आपको ये पढ़नी पड़ेंगी ऑफ कोर्स। लेकिन इसमें एक मज़ेदार ट्विस्ट होता है वो आपको पढ़ने के दौरान ही पता चलेगा। तो क्या चीज़ ढूंढनी है क्या मज़ेदार ट्विस्ट होता है ये सब जानने के लिए आपको ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही सही है। और इधर ऑफ कोर्स की कैरेक्टर्स और सॉरी टीम वाले बंदे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं। तो बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है सब कुछ। तो
अब यहाँ से क्या होता है कि जो गोजो और ध्रुव है, अब इनका एक अनछुआ हिस्ट्री, अनछुआ पास्ट जो इनके जहन में दफन हो चुकी थी, वो इनके दिमाग में उभर रही है, अपने पास से जीतने की तैयारी है। तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। और यहाँ पे आप किसको देख रहे हो? तलिस्मान को। और इसको आपने कहीं पर देखा है अग्रज सीरीज़ में। तो ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म। अब इस वीडियो का जो जो ये थर्ड भाग है सरवनाय का, इसका लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। सरवरण 12th पार्ट। कहानी की शुरुआत होती है धरती पे, जर्मनी में, बर्लिन सिटी। ऑफ कोर्स की सिल्विया है। और क्योंकि हमने सिल्विया को लास्ट पार्ट में दोबारा देखा था, तो यहाँ पे किसी अननोन कैरेक्टर की एंट्री होती है। और वो कौन है? नर्क, आई थिंक पुत्र रक्ष, इस कैरेक्टर की एंट्री होती है। आई थिंक ये नया नया कैरेक्टर है, पर ये कौन है क्या है वो आपको आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। और यहाँ पे आपको हिटलर, जीवो की भी एंट्री मिलती है, जिसको आपने तानाशाह कॉमिक्स में पढ़ा है, जो एक 2-in-1 कॉमिक थी। अब इनका यहाँ पे होने का क्या कारण है वो पता चल जाएगा आपको। सीन शिफ्ट होता है वही अपना ड्रैकुला और बॉर्डरेलो को लेके। और ड्रैकुला के वश में बेबी आ चुकी है। और इधर अघोरी की भी एंट्री दिखाई जाती है। अघोरी और बॉर्डरेलो के बीच में घमासान युद्ध चालू हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। और इधर ईरी के बारे में कुछ डिस्कस हो रहा है, तो नीचे लिखा है कि ईरी के बारे में जानने के लिए पढ़े थ्रिल और सस्पेंस, खुर्रा, प्रेतंकर और थोड़ांगा का प्रेत। तो दूसरी तरफ वही सिल्विया और नरकपुत्र के बीच में, नरकपुत्र रक्ष के बीच में कुछ डिस्कशन हो रही होती है। तो ये लोग जाते हैं ड्रैकुला से निपटने के लिए। ऑफ कोर्स मैं बताया था ना कि सिल्विया की लास्ट एंट्री ही फिर आया नागदंत में होती है। उसके बाद सिल्विया को कभी देखा नहीं गया था। डायरेक्ट सिल्विया फिर आया नागदंत के बाद सर्वनायक में दिख रही है। हालांकि मतलब ये हिटलर से लड़ने के लिए आए थे, बट हिटलर तो मिला नहीं, पर ड्रैकुला मिल गया। तो यहाँ पे एक नए युद्ध की आगाज़ होने वाली है। तो सीन शिफ्ट था वही कि जंगल में वही पुराने एक हीरोज़ की मूर्तियाँ अटैक मोड में आ जाती हैं। और यहाँ पे पुराने पुराने विलन्स, भोकाल के कॉमिक्स के विलन्स दिखाए जाते हैं, जैसे शैतान बुढ़े हो गए। और ऑफ कोर्स की भोकाल के कुछ पॉजिटिव हीरो जैसे अतिक्रूर, दिल्ली, भेड़ाक्ष, भेड़िया का यूनिवर्स से ऐसे ही करेक्टर हैं। शैतान बुढ़े आ गए, 3 चुड़ैलें आ गई, और भी बहुत कुछ चल रहा होता है इस। और इस सीन का भी अपना ही इम्पोर्टेंस है, वो जानने के लिए आपको पार्ट पढ़ना पड़ेगा। अगेन कलरिंग और आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और सीन शिफ्ट होता है वही अपने अपने पास को जीतने की सीन। तो इधर ध्रुव को किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। ध्रुव थोड़ा सा सोचने की कोशिश करता है कि क्या है क्या नहीं। उसके ऊपर अटैक होता है, वो बचने की कोशिश करता है, अलग अलग तरह की कलाबाजी दिखाता है। और हीरोज़ लोग लुप्त हुई कला की तारीफ़ करते हैं। थोड़ी बहुत इन कैरेक्टरों के बीच में कॉमेडी भी चल रही होती है।
तो ध्रुव अभी भी समझ नहीं पा रहा है कौन सा क्या है क्या नहीं, कि ऑफ कोर्स की जो इसकी जो मेमोरी है और जो ये सीन है इसकी दिमाग से ये चीज़ मिटा दी गई थी। तो बस राज वैसे काफ़ी आगे जाके अनफोल्ड होगा। यहाँ पे जोकरू की एंट्री हो जाती है। दूसरी तरफ गोजो भी अपने पास को देख रहा है, वो देख रहा है कि उसका जो पिछला जन्म मतलब वो मैं स्वयं को ही तपस्या रत देख रहा हूँ, मतलब वो ये कि ये गोजो का पिछला जन्म है। इसका भी राज आगे चल के पता चलता है भी क्यों है क्या है। गोजो हैरान परेशान है कि मैं समाधि लगाए क्यों बैठा हूँ। ये भी एक बहुत अच्छी कहानी थी इसके बीच में। और ये इसकी शक्तियाँ इसके ऊपर अटैक कर रही होती हैं, क्यों कर रही होती हैं? इसकी सात शक्तियाँ हैं, इसको पहचान नहीं पा रही होती गोजो को, ये क्यों है क्या है? मतलब ये ढूंढना निकालना बहुत इंटरेस्टिंग है कि गोजो की पावर्स ही इसके ऊपर क्यों हमला कर रही है कि करके, और वो उसको पहचान क्यों नहीं पा रही। वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही मज़ेदार पार्ट है ये भी। सीन वापस शिफ्ट हो गया ध्रुव की तरफ। और हम क्या देखते हैं कि जो इस सीक्वेंस का जो मेन कैंडिडेट है वो कौन है? विदूषक। और आपने विदूषक को कहीं देखा है? और विदूषक की गोद में छोटा ध्रुव क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस आपको आगे चल के पता चलेगा। तो अब सीन शिफ्ट होता है कि प्रेजेंट टाइम में जो दूसरे अपने साइड कैरेक्टर्स होते हैं हीरोज़, जैसे चीता, काली विधवा, लोमड़ी, ब्लैक कैट, चंडिका, और शायद ये सलमा होगी, नहीं ये शीना। तो इसकी जो सीन है ये वो ध्रुव की जो सीरीज़ आई थी ना, आदमखोरों का स्वर्ग सीरीज, स्वर्ग की तबाही, ये उससे कनेक्टेड है। अब ये यहाँ पे क्यों है क्या नहीं, ये सब आपको जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे इनको छुड़ाने के लिए कोई अननोन टीम आई है, मतलब जिनका हेड एक ह्यूमन है, लेकिन जो उसकी टीम है वो सारे जानवर हैं। अब कौन है क्या है ये तो आपको थोड़े दिनों बाद चल ही जाएगा। पर इस टीम का नाम है 10 डेडलीस्ट। अब मैंने कभी इनको पढ़ा नहीं है तो मुझे पता नहीं कि इनको हो सकता है कि पुराने कैरेक्टर्स हो ये, लेकिन जो छुड़ाने के लिए आए हैं वो है 10 डेडलीस्ट। और ये 10 डेडलीस्ट के टीम है, ये मतलब लीडर है इनका। और सभी के नाम बता देता हूँ। हायाबुसा, हैक्शो, बजूका, टॉर्पेडो, लेज़र एज, क्रशर, सोनिक, थर्ड आई, हरकुलिस और लेडी गागा। ये है 10 डेडलिस्ट के मेंबर्स। और ऑफ कोर्स कि सभी लोग जो विलन्स होते हैं उससे लड़ रहे होते हैं। सुप्रीमा हो गई और दूसरे करेक्टर हो गए, छुड़ा तो लेते हैं लोगों को ये 10 डेडलिस्ट वाले। बहुत मज़ेदार लड़ाई चल रही होती है। और सुप्रीमो को अच्छा सबक सिखाया जाता है एक एक कैरेक्टर के द्वारा। एक बीच में पेज, एक सेकेंड। हर एक जानवर की अपनी अपनी स्पेशल पावर्स हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब सीन शिफ्ट होता है गर्भगृह में। अब क्या है कि अब इसी पेज से किसकी एंट्री हो रही है? ग्रीन माम्बा की। और हमने ग्रीन माम्बा को कहाँ कहाँ देखा है?
फाइटर टोड्स की पहली कॉमिक में, और हमने उसमें भी देखा है, गहरी चाल सीरीज़ में भी देखा है। बहुत ही मज़ेदार करेक्टर था ये भी। अब ये आ चुके हैं तो ऑफ कोर्स कि दूसरे करेक्टर्स का भी आने का मतलब बनता है। अब तो ग्रीन माम्बा आ गया तो समझ लो कि कौन आने वाला है अब। लेकिन उससे पहले कुछ और करेक्टर की एंट्री होती है, जैसे चैरी, बॉबी और टफ़ी, डमरू। और ये सभी करेक्टर जो हैं वो राज किड्स कॉमिक्स से हैं। और मैंने इन करेक्टरों के बारे में, जो मैं फैंग के ऊपर कॉमिक्स ला रहा हूँ और वीडियोस बना ला रहा हूँ, अब तक शायद 30 के आसपास वीडियो ला चुका हूँ फैंग के ऊपर। उन कॉमिक्स में भी बीच बीच में चैरी के बारे में बताया गया है, बॉबी के बारे में बताया गया है, टफ़ी के बारे में बताया गया है, डमरू के बारे में शायद अभी तक नहीं बताया गया। मतलब हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत इनको फैंग सीरीज़ में कवर किया हुआ है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि इसी पार्ट से फैंग में, मतलब चाहे राज किड्स यूनिवर्स हो चाहे फैंग हो, इस यहाँ से इनकी एंट्री स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैं जिस करेक्टर की वेट कर रहा हूँ वो है अनाड़ी। उसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई। और मैंने काफ़ी बार कहा है कि फैंग यूनिवर्स में से सबसे मेरा फेवरेट करेक्टर अनाड़ी ही है। हालांकि इनको भी देख के बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा हो गया कि इनकी एंट्री पहले हो गई। अब इसके बाद एंट्री किसकी होती है, ये टोपी चंद जासूस और पिद्दी पहलवान। हालांकि मैंने कभी इन हालांकि ये तो मुझे पता है कि ये पुराने कैरेक्टर्स हैं, पर मैंने इनकी कभी कॉमिक्स पढ़ी नहीं है, बस नाम ही सुने हैं। तो देर सवेर इनकी भी एंट्री हो चुकी है इसमें। अब ऑफ कोर्स कि ये कैरेक्टर थोड़े कॉमेडी वाले हैं तो कॉमेडी तो होनी ही होनी है। अब क्या है कि अब एंट्री किसकी हो रही है, बलमा पोपट की। और आपने इसको कहाँ देखा है, बेलमुंडा का खजाना सीरीज़ में, वो जिसमें नागराज था, ध्रुव था और टोड। ये मतलब एक मल्टी स्टारर सीरीज थी, 2 पार्ट की सीरीज़, बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ थी, कॉमेडी वाली। अब ग्रीन माम्बा आ चुका है, बलमा पोपट आ चुका है, तो अब समझ लो कि अब कौन धमाकेदार एंट्री मारने वाला है। और वो कोई नहीं और नहीं, वो है यारा दी टोली फाइटर टोड्स। फाइनली मतलब फाइटर टोड्स का आगमन हो चुका है सीरीज़ में। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि बेलमुंडा खजाना के बिल्कुल लास्ट हिस्से में फाइटर टोड धनंजय से विनती कर रहे होते हैं कि प्लीज़ हमको सर्वनायक सीरीज़ में एंट्री हमको दिला दो। तो वहाँ पे तो कॉमेडी में बोल दिया था धनंजय ने तथास्तु। तो क्या है कि अगर आप आखिरी 2 पेज पढ़ोगे ना तो उसमें सर्वनायक सीरीज़ को लेके वाकई एक जोक मारा गया है कि हमारी एंट्री दिलवाओ सर्वनायक सीरीज़ में। तो फाइनली फाइटर टोड्स की एंट्री हो चुकी है सर्वनायक सीरीज़ में। बहुत ही अच्छा लगा था ये पैनल देख के, और ये सर्वग्रहण का बहुत ही शानदार एड पेज। जब ये लास्ट पार्ट आया था, और ऑफ कोर्स कि उसके बाद तो कोई अपडेट थी भी नहीं, तो बहुत इंतज़ार था इस पार्ट के लिए, सर्वग्रहण के लिए। तो एक तरफ ये बहुत अच्छी पार्ट आने वाली थी, दूसरी तरफ प्रकोष्ठे कैदी। तो बहुत ही एक हाइप बिल्डअप हो चुकी थी इस दौरान। ऑफ कोर्स ये ओरिजिनल आरसी के अंडर आया लास्ट पार्ट है, और मुझे खुशी है कि ओरिजिनल आरसी के अंडर जितने भी ओरिजिनल प्रिंट आए थे सर्वनायक के, वो सभी मेरे पास हैं। और आफ्टर डिवीजन के बाद आरसी, क्योंकि मैंने बाकी के पार्ट्स आरसी एसजी वाले ही खरीदे हैं, वो भी एक तरह से ओरिजिनल ही हैं। कि ऑफ कोर्स की जो ऑफिशियल टीम है सर्वनायक सीरीज़ की, वो आरसी एसजी के अंडर है, तो ऑथेंटिक वही कहलाई जाएगी। तो लेने के बाद वही है कि हाँ, अब तक मैंने टोटल 13 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। मतलब मेन पार्ट्स हो गए 12 पार्ट्स और एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो ऑफ कोर्स इसके बाद जो जो भाग 4 होगा उसमें मैं अगले 3 पार्ट्स को कवर करूँगा। वो जो होंगे 13th, 14th और 15th पार्ट, जो साल 2000 आई थिंक हाँ 22 में आए थे। तो काफ़ी मज़ेदार सीरीज़ चल रही है।
अनफॉर्चुनेटली 2023 निकल गया, 24 निकल गया, 25 का हाफ निकल गया। अनफॉर्चुनेटली अगला पार्ट अभी तक आया नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट्स के ऊपर जल्दी वर्क हो, कि ऑफ कोर्स कि जहाँ तक मुझे पता है कि सिर्फ अभी कुछ ही पार्ट्स रह गए हैं सीरीज़ को कंप्लीट होने में, तो मेरे हिसाब से जल्दी सीरीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।